नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग बादलों के घेरे कहानी है हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी हुई है। तो इस कहानी को मैं पढ़ूंगा और इसको रिकॉर्ड करूंगा। और आने वाले कुछ वीडियोस की अगर रूपरेखा ही बात करें तो देखिए, साहित्य और सिनेमा जो है वो मेरे जीवन के दो अभिन्न अंग है। यानी कि मैं जितना एंजॉय मैंने साहित्य और सिनेमा को देखना, अनुभव करना, इसको जितना एंजॉय किया है, इतना मैंने किसी और चीज को एंजॉय किया नहीं है, अगर सच बताऊं तो आगे से मैं चाहता हूं कि अपने इस चैनल पर ज्यादा साहित्य और सिनेमा से जुड़ा हुआ कंटेंट रखूं, ताकि उसके लिए मैं खुद उन चीजों से जुड़ पाऊं। देखिए, मैं अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो पिछले 2 साल से अगर पहले ही बात करूं तो मैं सिनेमा का इतना बड़ा मेरे अंदर क्रेज हुआ करता था कि मैं एक एक दिन में 3-3, 4-4 फिल्में देखी है। मैंने प्रॉपर रिसर्च करके फिल्में देखी हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ घंटों तक फिल्मों पर बात कर लिया करता था। लेकिन पिछले 2 साल में जॉब वगैरह या कुछ एक सिलसिले ऐसे हुए कि जिनसे जाने अनजाने में वो कनेक्शन उनसे टूटता गया। लेकिन अब जैसे ये वीडियो डालने की सोची तो मैंने 1-2 बुक पढ़ी है साहित्य की, कुछ फिल्में देखी हैं, तो मैं फिर से उसी अपने पुराने व्यक्तित्व को जी पा रहा हूँ। मैंने खुद में वही पुराना व्यक्तित्व झलकता हुआ देखा है जो साहित्य और सिनेमा के प्रति दीवाना हुआ करता था। तो मैं चाहता हूँ कि खुद को उसी रास्ते पर लाऊं, खुद को उसी रूप में फिर से देखूं, और उससे जुड़े हुए प्रयास मैं इस चैनल पे करूंगा। तो यानी कि जो है, अभी इस वीडियो में हम बादलों के घेरे कहानी पढ़ेंगे और आगे अलग अलग कहानियां भी मैं पढ़ के रिकॉर्ड करके डालूंगा। तो देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। बुआली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ, बिना आंखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ, और फिर लेटे लेटे अपने तन का प्रजार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रुखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चादर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चुनने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है, और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरी प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चुक जाती हैं। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें बड़े बड़े हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता, कोई इस देहरी पर अनायास मुस्कुरा कर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास गिर गिर आते हैं, और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ, अपने इस छोटे छोटे तन को देखता हूँ, और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया है, सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ, मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केस जो मेरे वक्स पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था, और उठने का संग था। मैं धूल भरे सिराने पर सिर डालकर सोता रहता, और कोई होले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंखें बंद किए कि ये हाथ उस मुआ भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सुन लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती, और गृहस्थी पर सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, दूल्हे ताजे कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सिरहा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है यह उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। और एक रात बुआली के इस 6 ग्रह अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रिझ जाने पर आड़मास सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन तन को सहलाते बहलाते। उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अध खुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं, और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छू कर यह सोचते हुए उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उबलता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है।
पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना वर्षे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आंखों सी आंखों को देखा हो। दुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मन्नो से मिलो रवि, 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वह 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा था। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा हो आया कि किसी ने गहरे उलाने की सजा अपने को दे डाली है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े अंचल को खींचने बस उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जी, मन्नो जी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंदा और खचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। खड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ। आंखों में समझकर ये बच्चे एक और हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे जेब कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें न उठी न गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गई। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ क्या बात है। बुआ अटकी फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 बरस सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कोटेज ले दिया। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं हुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की इस सच्चाई को कुरेद लेने को करता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ ही सोरछां थी। उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप से रूप ली हो जाती थी। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका। जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तली ताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँग रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियां, फिर और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घरवाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खींचे घुंघराले बाल, अनजबी पलकें, पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक डलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ जैसा है, केवल मन से उभर उभर आती हुई 2 आंखें नहीं है, और उन 2 आंखों के पीछे की बीमारी, कोई जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुंचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुगड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियां सुंदर लगती थी। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सब परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बंदी बंदी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर यह सोचना मन के सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियां। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता हूँ। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब, बुआ कब तक लौटेंगे? खाने को तो मना कर गई है। कथन के रहस्य को मैं इनर्थहीन सी आंखों में पड़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर, या शायद साथ न खाने की व्यवस्था पर। उस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा, आज तो याद नहीं।
बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता, बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कोर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सदी आवाज, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूं तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हूँ? घंटे पर बाद में किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था, वल्ले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा, हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नो सुटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर से अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई है। सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर से। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगे? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? बुआली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को बाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का व्यंग्य आज इतने वर्षों में बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द है, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नो का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया। हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नजर उन आंखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल आऊंगी, घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाह कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने से पहले घर को देखती हूँ। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतरी। राह में कोई भी कुछ बोला नहीं। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों में मानो भांप कर कहा, कुछ देर है साहिब। मन्नो ने इस बार कहीं और देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मैम साहिब। घुंघराली छां ढीली सी होकर सीट के नीचे जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अध खुले कांच में से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे। बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया। वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए न हाथ उठे न धरी ले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। वे पल अपनी कल्पना में आज भी लौटाता हूं तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निडाल हो जाता हूँ। घर पहुंचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार वहीं मिलेगा, जल्दी लौटोगे ना, चाय लगनी कोई है। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास में ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की गुटी गुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती थी कुछ कहूं नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ 2 दिन की मेहमान तो 1 दिन में ही चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय लाती रही, कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना मैं 1 ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। लंबा गहरा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि, और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फुफाई लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तारा चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हुआ, पर संकोचवश पांव नहीं उठे। देर बाद
सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था, न पर्दे न फर्नीचर न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गई इसके पास यहीं बैठी रहती, और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया, खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिराना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े बुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा, जहां तक मन्नो पहुंच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और होले होले सिर सहलाती रही। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। गूंगे स्वर में कहा, रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलारती हूँ, अभी हाथ उस तक नहीं पहुंचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद बुआली में पड़े पड़े असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात में अपने लिए यह क्यों कह गया था। वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे स्तन मन से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच कर उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि, उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो, जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए, मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ, आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती आई हूँ, यह नहीं कहूंगी अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था वह प्यार वह देखभाल सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हुए। रवि जिसे बचपन में मोह बस कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल गया, तुम्हारा जैसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूँ डरती नहीं हूँ। बुआ ने यह कहकर मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ समंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हूँ उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात में समझा नहीं, जानने पर भी नहीं। अगली सुबह चाह कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ा था, लड़िया कोटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा ही मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और तब ढलती दोपहरी में तलीताल की उतरा तो मन के आगे सब साफ था, मुझे बुआली जाना था। बस से उतरा, अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही बुआली है। बस में सोचता आया था कि वहां घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छां ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और बुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस की ओर हो लिया, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार से होता हुआ पॉइंट्स की ओर गया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगलों से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटन पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार बुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ कि मन्नो के पास जा रहा हूँ, नहीं ये सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस। लकड़ी के फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुंच जाता हूँ। कारपेट पर होले होले पांव रखता हूँ कि कम आवाज हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है, घर में है। बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है, अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा पुकार का सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नो की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था, न उत्कंठा थी, न उदासीनता थी। बस मन्नो की आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। इतनी कम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया, चिंता है। सुन कर बिटिया जरा सी हंस दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी वाली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेट होगी? हाँ बाबा।
इस बार मन्नो ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नो ने पल भर को थकी थकी पल के मूंड ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी सोल ली आई और कंधा पर उड़ाकर जैसे अपने कोई दिलासा देने के लिए कहा, मन्नो ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है, इसके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा कुछ देखो, पियेंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी पीना नहीं है। मन्नो ने जैसे न सुना न मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो न होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नो की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नो के लिए कुछ मंगवा लेती। बड़ी माँ अंदर जाके देखो न मैं थकी हुई है, बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिया आता। मन्नो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ ने कुछ लाना ही ठीक है, नहीं यहाँ से कुछ ले जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नो अंदर चली तो आपने मैं साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते बालों को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर हो आई। मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नो बोली नहीं, दुबली सी बाँ तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं को मन्नो सा बन गया हूँ, 100 बार अपनी को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाँ को छू नहीं सकता था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था? उमड़ते मन को किसी और ने जैसे जगड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा दिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा यही भय, रहा होगा जो मुझ में मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मुंह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ। क्षण क्षण जगड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। सब आगी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली चाहता हूँ। आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि बुआली में हूँ, बुआली में सोया हूँ। वहीं पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नो की अपनी उन्हीं 2 आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा सांस कर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा? मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन 2 सपनों से भटकने के बाद जगह तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। फिर सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न बुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी बुआली मुझे बेआवनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खींचा खींचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत गया था बुआ। कह तो जाते। मैंने जाने की सुलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या? दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक मैंने प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया ये फूफा के भाई अवश्य मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझे पूछा, रवि बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती है, पहुंचा सकोगे? जी सकूंगा। मैं बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली बुआली की सफेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ एक रात बुआ की ससुराल पहुंचकर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं रुको। नहीं बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नहीं लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि इस बार तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूं पर किसी से भी सब जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती है, पर दिल में कुछ ऐसा लगाई, बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि तुमने पांव छुए तो आशीर्वाद जरूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैंने हंसा न लज्जाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह रही थी वह मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर पीछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन ने बुआली पर अटका, न पाइंस पर न मन्नो पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना से मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा।
बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना, सुंदर घर नहीं आई और मैं उसे ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था वहीं गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले जाने सकी। गाड़ी आल लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सीधी ला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और सफा ठीक करते हुए बाहर निकल कर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहिब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही दूल्हा दूल्हा चेहरा, वही वही। आवेश से देखता हूँ, कुली सामान उतार लो साहिब, जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है, टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहां मुझे जाना है वहीं जाकर रहूंगा। जब मैं नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों में ढलती धूप में पलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठती हुई कहा, बेटा इस छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूंगा। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे पाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ, लगा मामा नहीं मन हंसी। खाने के बाद रात को घूमकर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते उग गया। आंखों में अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं, आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर और अंधेरे में हिलता है। एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबराकर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सुनापन और कमरे में बयात। मन में जिसे भूल चुका हूँ उसे आज भी याद क्यों आना था, उसे याद क्यों आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों के पाइंस की उतराई में उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूंगा, क्यों ये संख्या बार सोच सोच कर छू कर लेने के लिए बां आगे करना, छू लेना नहीं होता है। महीना भर नींदी में रहते हुए बार बार बुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नों के पास से लौटा तो लौट लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नो सोल में लिपटी आराम कुर्सी पर लेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले सोल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई, वहीं पर आया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो चाहता हूँ, मन्नो से कुछ तो कहूँ पर क्या कहूँ। यह है कि जल्दी लौटूंगा, क्षण क्षण अपने को कहता हूँ आऊंगा फिर आऊंगा। पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही कि अब तुम यहाँ नहीं जाओगे। मन्नो, रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा, जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूं, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ। मुड़कर पीछे देखा और खींचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी। मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो कुछ कहना है क्या। मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो मन तो नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे तो एक छोटी सी सांस जैसे छोटी सी घड़ी, छोटी से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो आगे बढ़ता हूँ, कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो अपना अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथी लाकर आंखों में मुझे बिता देती है और मैं विवश व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ाती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो वहीं चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है, आंखें शायद बंद हैं, शायद गिली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दूर आकर कहा, मन्नो।
इसी पुकार को पलटकर जैसे उतर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं, सच्ची में मैं ठहरा नहीं। उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया, उस कोटेज से, कोटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है, आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था, पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक ने सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार कर नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से बड़े पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमर तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। सोल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों की आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नो उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि वह झुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई व्यवस्था थी जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन वरदान मांगने हैं, अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं, बस इतना ही चाहूंगी। यह कपाट उनके लिए खुले रहे जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नो को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बीनता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बांह से घेरते हुए कहा, मन्नो चौंकी नहीं, कंधे पर हाथ पड़ा, धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज में न उलाना था, न व्यंग्य था, न कटुता, बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पंच की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नो के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी, बोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खाऊंगा क्यों, अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं, ब्याह वाले घर के ऊंचे कह सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ाता है। कैसा आयोजन होता है वह भी, एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बार सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा, महीना भर रुक कर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोह बस एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चुनते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते ये हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद परवरों की तरह बीत गए भी 10 वर्ष। संग संग लगे बिछों से दूर मगन दिन रात मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज मैं पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूं, किसी को छूकर कुछ कहूं, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुंह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी और फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझके से बंदे हाथ मेरी ओर उठे। देख कर कंठ भराया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही, कुछ कहने को कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा जो आज मुझे मिलने आई है। उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आ तो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का पीछे उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर जो होले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पहुंचकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी न बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा। उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी।
बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में यूं था गुलाबी रिबन देखकर हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नो के जाने को भांप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी तरह अकेले मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिप कर वह रोना कितना अकेला रोना है। पर उस बार जाकर वर्षों मैंने मन्नो की सुधी नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक स्वर बदल कर बोली, रवि मन्नो तो अब नहीं गई। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गंभीर्य को संभालने लगता हूँ। नहीं बुआ, नहीं बुआ, जैसे मुझे कई वर्षों पहले उस रवि को कहती है, रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी, सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुप गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को आता हूँ। बुआ बुआ आंख पहुंचती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्थर तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में, खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि बुआ की वहीकल वाली आवाज थी। मैंने सीढ़ी लाकर गौरी उस तक ऐसे स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नो के लिए टूटकर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई छू न सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नो को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी हुई मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं बुआली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही बुआली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो मन्नो। आज वह होती तो हर सुबह रोज उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नो मन्नो। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह पास ही नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू कर छुआ था, चूम कर चुमा था। पर मन पर जब मोह और प्यार की उलझन आती है तो मीरा नहीं, मन्नो की आंखें सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबरा कर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरे में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन हवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छोटे छोटे तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं घेरों में। तो कहानी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग भी पढ़ना चाहो तो कहानी का नाम है बादलों के घेरे और लेखिका का नाम है उषा प्रियंवदा। कहानी की समीक्षा करना या कहानी की समरी बताना ना तो मेरा उद्देश्य रहा और ना ही मुझ में अभी वो काबिलियत है मेरी भाषा में या फिर मेरे विचारों में कि मैं समीक्षा कर पाऊं। कहानी को पढ़ के रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि कल को जब कभी खाली बैठूंगा, पास में किताब नहीं होगी तो खुद सुन लूंगा, एक रिकॉर्ड रह जाएगा। आगे आगे सोच रहा हूँ कि अलग अलग कहानियां पढ़ूं और अलग अलग सिनेमा से जुड़ी हुई बातें करूं अपने इस चैनल पे। तो करते रहेंगे बातें। और अगर आपने कभी कोई कहानियां पढ़ी हैं, कोई अच्छी फिल्में देखी हैं तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। काफी सारी सिनेमा मास्टरपीस बाकी पड़ी हैं जिनको देखना भी बाकी है और शायद सारी तो कभी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि रवि की तरह एक दिन मैं भी बादलों के घेरे में समा ही जाऊंगा। लेकिन सफर में जितना ज्यादा साहित्य और सिनेमा ऐड किया जा सकेगा स्वाभाविक रहते हुए उतनी कोशिश रहेगी। बाकी इसको पढ़ते हुए कई बार भाषा में एक तो मैं दिन भर शायद एक्टिक थोड़ा सा शेड्यूल होने के कारण है कि लगातार उस फ्लो में भाषा नहीं आ रही है। कई बार जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि रवि मन्नो के बारे में सोचता है या फिर रवि ने मन्नो के बारे में सोचा, कुछ भाषा में बोलते बोलते फ्लो में एडजेक्ट वो शब्द मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। भाषा पर पकड़ की कमजोरी है वो, एक तो आगे आगे कोशिश करूंगा कि उसको सुधारूं। बाकी अलग अलग कहानियां भी आप लोग बता सकते हैं। हाल ही में एक मूवी मैं देखूंगा आज, स्टैनली का डब्बा नाम करके एक मूवी है, काफी दिन से मन था, डाउनलोड कर रखी है, तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा उस पर। अगर अच्छी लगती है तो बताता हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग भी कोई रिकमेंडेशन देना चाहें कोई किताब का। देखिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब कोई किताब कहानी या सिनेमा के मास्टरपीस से जुड़ी हुई बातें करता है मेरे साथ, मेरे को सजेशन देता है या फिर जो हमने दोनों ने जिस चीज को अनुभव किया उसके बारे में जब हम बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी
इस वीडियो को शायद मैं ज्यादा एडिट नहीं करूंगा कि काट पीट के जहाँ पे फ्लो टूटा है वहां पे काट दूं। आने वाले वीडियो में ज्यादा काटने की जरूरत ना पड़े और फ्लो में ही सुधार किया जाए, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नए सिनेमा के साथ या फिर नई किसी आर्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और पढ़ते रहिए अच्छा अच्छा साहित्य, अच्छी अच्छी सिनेमा देखते रहिए और जिंदगी को जीते रहिए अच्छे से।